आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना का खास कार्यक्रम हिसाब दो। आज अगर मैं कलेक्टर बनूं गाजीपुर का 48 साल बाद, तो मैं सबसे पहले तो 100% पारदर्शिता कर दूंगा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ने अपना बलात्कार किया है, बलात्कार। और मुझे कभी कभी लगता है कि आज के डीएम्स अपनी समस्याएं शेयर करें। कहीं आपसे ये चूक हुई जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। अगर आज आप होते तो गांव, गरीब किसान और स्वरोजगार, गोबर, इन सब का कैसे इंप्लीमेंटेशन कराते अगर आज आप गाजीपुर के डीएम हो जाते? सबसे पहला तो मैं जिलाधिकारी को या अन्य अधिकारी को अनुरोध करूंगा कि एक चीज कभी ना भूले कि हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, मालिक नहीं है। हिसाब दो कार्यक्रम में हम उच्च कुर्सियों पर बैठे उन लोगों को बुलाते हैं जो आत्म अवलोकन कर अपने पूर्व के कार्यों का पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा देते हैं। इनमें उनके अच्छे कार्य, वाद विवाद, ग्लानि, भूल, पश्चाताप समेत तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य है इतिहास में की गई अच्छी पहल, गलतियों से वर्तमान में उस कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार लोग सीख ले सकें। आज हमारे साथ हिसाब दो कार्यक्रम में एक बार फिर डॉक्टर कमल टावरी जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भारत सरकार में सचिव रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा किस तरीके से मौरानीपुर में जब आप पहली पोस्टिंग आईएएस बनने के बाद पहली पोस्टिंग आपकी हुई, तो उस दौरान किस तरीके से माइनिंग हो रही थी और भी तमाम चीजें जो थी, तमाम चुनौतियां थी जिनसे निपटना आसान नहीं था। गाड़ियां नहीं थी, क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, गांवों में पोस्टिंग हुई थी। किस तरीके से आपने चुनौती भरी जो चुनौती थी उनका सामना करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई। आज हम आगे बढ़ते हैं कि मौरानीपुर से जब आगे बढ़े तो आपको कहाँ पोस्टिंग मिली और वहां पे कैसी चुनौतियां थी और कैसे आपने उन चुनौतियों का सामना किया। टावरी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मौरानीपुर से जब अब आप आगे बढ़े तो कहाँ आपकी पोस्टिंग दोबारा हुई और किस पद पे आप गए, क्या क्या चुनौतियां थी वहां? बहुत बहुत धन्यवाद सुयश भाई। आपका नाम भी सुयश है तो आपका काम भी सुयश वाला होना चाहिए। तो मैंने कल जैसा बताया था भाग 1 में कि मौरानीपुर में जब वो इमरजेंसी के दौरान में लोग तंग हो गए, तो उसमें आज एक भास्कर जी अग्रवाल है, जिंदा है, वो अभी भी 90 साल के हैं, वहां है। तो मैं मिला तो बोले आपको मालूम नहीं होगा, हमने बेनी बाई जी को बोला कि बेनी बाई जी या तो कमल टावरी को एमएलए बना दो यहाँ का, या उसको हटा के आप एमएलए बने रहो और हमारी नेतागिरी चलती रहे। तो बोले हमने आपका ट्रांसफर करवाया। तो बोले आपके 1.5-2 साल हो भी गए थे और जाना तो था ही, आपको कलेक्टर बनना ही था। तो हमने बोले जरा जल्दी कर दिया, उसको धक्का लगा दिया। तो मतलब किया क्या बेनी बाई ने? बोले बेनी बाई जी जाके मिली मुख्यमंत्री को, भाई हमारे यहाँ से टावरी को हटा दो। तो खैर जैसा आपका बोले नाम तो था ही, तो उन्होंने मुझे गाजीपुर भिजवा दिया। अच्छा, गाजीपुर में क्या हुआ था, मेरा ट्रांसफर की कहानी इसलिए होता है कि कभी कभी आपको चुनौतियां कैसी मिलती है, हालात बनाते, हालात, परिस्थितियां। और इसी को मैं कहता हूँ अपने को सबको सीखना चाहिए कि जो अपने हाथ में नहीं है वो भी मार्केट करना जरूरी है। तो बेनी बाई का मैं बड़ा आभारी हूँ, उनसे बड़ा प्रेम रहा, बहुत अच्छा हमारा संपर्क रहा। तो मुझे गाजीपुर भिजवा दिया। तो गाजीपुर मेरे लिए, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला, आर्मी में रहा, मगर बनारस में भी रहा था, लेकिन ये गाजीपुर में गंगा के किनारे कलेक्टर का बंगला है, ये बहुत बड़ा आकर्षण था। गंगा किनारे 5 एकड़ जमीन और पुराना बंगला। वहां पर एक शेरपुर गांव है, शेरपुर में 250 हरिजनों के मकान जला दिए गए थे। और ये कौन से सन की बात है सर? ये बात है, मैं वहां गया था 76 में, यानी 75 में हुआ है। तो वहां पर वो नक्सलाइट का पीरियड चल रहा था, नक्सलिज्म का। और बात सही है, अपने यहाँ शोषण तो होता ही रहता है, कोई ना कोई जिसको मौका मिलता है शोषण करता ही है। तो वहाँ हरिजनों का बड़ा गांव था, लेकिन भूमिहार जो है ना, वहाँ के बड़े भूमिहार, बड़े दबंग लोग, दमदार, बड़े होशियार भी लोग हैं, बहुत होशियार और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी। तो मेरे पहले 2 कलेक्टर थे। तो मतलब पहला कलेक्टर जो था, उनका नाम नहीं लूंगा मैं,
तो उनके वक्त में वहां वो संघर्ष हो गया। 250 हरिजन के मकान जला दिए गए और 2 हरिजन मर गए, 2 भूमिहार मर गए। और उसके बाद उन्होंने फिर एक दूसरे शेड्यूल कास्ट कलेक्टर को भेजा वहां पर। पहले वाले भी कलेक्टर थे 2 शेड्यूल कास्ट, फिर दूसरे शेड्यूल कास्ट को भेजा। बड़े अच्छे ये मेरा क्या विश्लेषण है कि अच्छे अफसर वो प्रभावी होना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात। ये अच्छे अफसर मीठा 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 बनने के चक्कर में प्रभावी नहीं होते। भाई आपको गधे को गधा बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। वो फेल हो गए थे। वो जो मेरे नंबर दूसरे जो कलेक्टर आए थे, बड़े अच्छे आदमी, बड़े मिलनसार, लेकिन सख्त होना भी पड़ेगा। फिर तो ये बिनी बानी जब मुझे गुजरा तो एकदम उनको दिमाग में आया कि अरे ये ठीक आदमी है, ये सख्त भी है, फौजी भी है, बाहर का भी रहने वाला, महाराष्ट्र का है, इसको भेज दो। तो मुझे मेरे बैचमेट्स कलेक्टर नहीं बने थे, मुझे तुरंत भेज दिया वहां पे। और मैं भी बड़ा खुश, वो भी खुश। तो मैंने जाके विश्लेषण किया कि ये जो खाई इतनी तगड़ी बढ़ गई है, तो मेरे पहले वालों को मुख्यमंत्री ने प्रयास करके 5 एकड़ जमीन देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे, आश्वासन दे दिए उनको। और मुकदमे खूब चल रहे थे, भूमिहारों के भी, शेड्यूल कास्ट के भी। मैंने जाते दोनों को अकेले अकेले बुलाया और बोला भाई देखो ऐसा अपन फौजी आदमी है, बाहर से आए हैं, ये है वो है वो है। उनका कॉन्फिडेंस जीता। बोला जो भी आपका झगड़ा है वो तो जो मर गए मर गए, मकान चले गए, अब आपको जो पैसा मिलना था मिल गया। ये 5-5 एकड़ जो आप मांग रहे हो ये असंभव है, क्योंकि इतनी जमीन तो है ही नहीं वहां। गाजीपुर में पहली जमीन पर बहुत प्रेशर है, इतनी आबादी है, जमीन है नहीं। तो बोला ये, लेकिन मैंने कहा आप जाइए, मैं गवर्नमेंट को चिट्ठी भेजता हूँ, आप जाके दिल्ली बढ़, यहाँ से नहीं मिलेगा, लखनऊ नहीं मिलेगा। तो वो खैर जब उनके समझ में आ गया तो मैं वहां करीब 2 साल, 2.25 साल कलेक्टर रहा गाजीपुर। ये जो झगड़ा था और ये बड़ा मामला, ये नहीं बहुत, आप उस वक्त सोचिए तो बड़ा भयंकर मामला था, बड़ी इसकी पब्लिसिटी हुई थी। लेकिन मेरे पहले वालों ने फिर जो जमीन थी मकान बनाने के लिए, हमने जो पैसा आया वो हमने उन्हीं को ठेकेदार बना दिया और उन्हीं को बोला, क्योंकि हरिजनों के मकान बनने थे 250। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे मकान है, तुम ही बनाओ, और बाद में मत बोलना कि क्वालिटी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। वो इंजीनियर साहब को मैंने बोला भैया ऐसा है, ये किसी बाहर वाले ठेकेदार को देने के बजाय इन्हीं को दो। तो 250 मकान उन्हीं लोगों ने बनाए। फिर वो पानी वानी जो कुछ, और खेती तो थी नहीं, 2-4-5 एकड़ थी। हमने कहा भैया ज्वाइंट में ले लो, कोऑपरेटिव में इसको करो। मेरे वक्त में फिर कोई झगड़ा नहीं, और मेरे संबंध भूमिहारों से भी बड़े अच्छे रहे, बड़े अच्छे आदमी। देखिए बेसिकली इंसान कोई बुरा नहीं है, ये तो हालात है, परिस्थितियां है, गवर्नेंस है, कौन कैसे खेल खिला रहा है, उसमें बेचारा वो बिगड़ जाता है आदमी। आज हमारा दुर्भाग्य है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मेरा 2.25 साल गाजीपुर का उस घटना से बड़ा सीखने को मिला। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है। अच्छा, फिर उसके बाद में जिला परिषद में एक सिद्धेश्वर राय थे, बुढ़िया, बड़े अच्छे लोग, लेकिन मुझे कभी किसी ने गलत काम नहीं बोला। एक राजेश्वर प्रसाद सिंह जी थे, उनका बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज था। तो मैं ये 2-4 नाम क्यों इसलिए ले रहा हूं, मुझे याद है इन लोगों ने मुझे बड़ा प्रेम दिया, मुझे बड़ा कोचिंग दिया, सिखाया भी, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नया आइडिया था। अच्छा, क्योंकि मैं बाहर था, फौजी था, इसलिए मुझे बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता। मैं सबको बोलता, और फिर मैं लिखा भी, ये सब मेरी डायरी में भी छपने वाला है कि वो 250 हरिजनों का, शेरपुर नाम है उस गांव का, शेरपुर, बहुत बड़ा कांड है। हाँ, शेरपुर। फिर उनके प्रधान जी, फिर वो जेल वेल, जो मुकदमा चलता रहा, फिर वो जेल वेल गए, फिर कुछ मर भी गए। अभी भी मैं, उसका नाम था राधे था, वो राधे नक्सल। क्या है, अपने युवाओं में एनर्जी बहुत है, लेकिन एनर्जी को हम दिशा नहीं दे रहे, तो आपस में खिंच करके मैं खींची जा रही है। और साफ साफ लीडर बोलता नहीं, लीडर को साफ बोलना बहुत जरूरी है। तो और कलेक्टर का तो काम भी है, भैया गधे को गधा बोले, घोड़े को घोड़ा बोले, और घोड़े को और गोधे को दोनों को दौड़ाए, दोनों चलना चाहिए ना। अच्छा, फिर वहां पर एक लॉर्ड कॉर्नवालिस की टूम थी, पड़ी हुई थी ऐसी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया ना, तो क्या हुआ, नाम सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का, नहीं तो हिस्ट्री में देख लो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब वहां गाजीपुर से बलिया जा रहा था, तो लोग ये बोलते थे कि साहब वो रात में वहां पे उसका कैंप लगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सवेरे वो उठा ही नहीं। तो मेरा भाई क्या हो गया, बोले साहब उसको जैसे लोगों ने बताया कि कल बलिया जाना है, तो बोले वो वहीं मर गया, उसके बाद में उठा ही नहीं। यानी बलिया का इतना तगड़ा नाम था, ऊंचा नाम है ना बलिया, जानते ही। उस वक्त बलिया गाजीपुर का भाग था, एक ही जिला था, ये बहुत बड़ा जिला था गाजीपुर। मेरा कहने का मतलब ये कि काफी दबंग जिला रहा है,
गाजीपुर, बलिया, लोग बड़े मेहनती रहे हैं, बाहर लोग बहुत है। लेकिन हम जब विकास की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वहां रह गए वो खिंच में लग जाते हैं कि अपना इसके कपड़े खोल, इसके कपड़े खोल, इसके कपड़े खोल, इसके कपड़े खोल। तो मेरा टूरिज्म को फिर हमने लिखा, टूरिज्म पर्यटन डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी के अंडर में था वो भारत सरकार का। अच्छा, कि भैया ये पड़ा हुआ, या तो जिला परिषद को दे दो, गांव को दे दो, नगर पालिका। लेकिन ये इतनी बड़ी एक पड़ी हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस की टूम, और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ था अंग्रेजों ने, कलकत्ता वगैरह। देखिए क्या है, मेरा ये मत रहा कि अपन जिनको पिछड़ा बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, हम उसको अपने मापदंड से नाम लें। तो मैं तो गाजीपुर में मैंने कहा कि भाई हमको लोकाधारित विकास की रणनीति। हालांकि आज मेरा जो अनुभव है, यानी उस बात को अभी 48 साल हो गए, करीब 47-48 साल, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है हमने जैविक पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने गाय पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने कार्यक्रम लोगों के द्वारा चले और वो उद्यमिता में चले, ध्यान ही नहीं दिया। हमने जो लोकल रॉ मटेरियल है उसका ग्रामोद्योग बने, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने जो लोगों में जो बाहर गए हैं, जैसे बंबई गए, कलकत्ता गए, बहुत लोग बाहर है विदेशों में, गाजीपुर के भी वो अब्दुल हमीद एक जो लड़ाई में जिनको वो मिला था अपना परमवीर अब्दुल, तो मैं उसके गांव में गया, रोड के किया, उसके बच्चों के लिए हमने कोशिश की थी कि इनको उसमें स्कूल में एडमिशन मिल जाए, सैनिक स्कूल में अब्दुल हमीद के। देखिए ये जो पुरुषार्थी लोग हैं, जो मॉडल है, जो देश को एक वो है, इनको हमको सतत मार्केटिंग करना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा लोगों को कि भाई गाजीपुर क्या है, यहाँ का कर। फिर मैं दो एक तो वहां पर मैं पत्रकार मुझे बहुत अच्छे, एक निर्मल जी थे, निर्मल भाई, अब नहीं है वो। उसके बाद में एक हमारे दोस्त जो अभी भी है अपने सहारा के राय साहब, वो आज उन्होंने भारत के लिए जामवंत मिशन बनाया है। मैं टच में उनके वैसी जामवंत मिशन के अंतर्गत हमने कहा था, राय साहब एक बहुत बड़ी जरूरत है, जामवंत ने इसे हनुमान जी को ढूंढ कर निकाला, लेकर पड़े थे सारे, तो थके हारे, अरे कुछ नहीं होगा, मैं लग रहा हो। अरे भैया ये देश का भी आज हालत यही हो गया, जिसको देखो वही निराशा, ये केवल ग्रांट ढूंढ रहा है, सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, ठेका ढूंढ रहा है बड़ा बड़ा। अरे भैया कुछ और भी चीजें हैं। तो राय साहब ने अभी एक जामवंत मिशन बनाया, गाजीपुर उसका हेड ऑफिस। इसी तरह गाजीपुर के गवर्नर साहब थे, बड़े बड़े पत्रकार है, बड़े लायर रहे हैं, फौज में रहे हैं। एक हुसैन साहब मिले अभी, हुसैन साहब गाजीपुर के निकला है। एक राजेश्वर प्रसाद सिंह जी थे, बहुत बड़े कॉलेज, उनके लड़के अभी एडवोकेट जनरल है। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे गाजीपुर में 1 साल इमरजेंसी का था, जब इमरजेंसी, लेकिन मैंने जो प्रयोग मौरानीपुर में किए थे वही जब गाजीपुर में करने की कोशिश की तो नहीं चला, क्योंकि दोनों की आबो हवा, दोनों का स्वभाव, दोनों की तासीर, दोनों का सोच अलग अलग था। मौरानीपुर के लोग बुंदेलखंडी थे, शोषित थे, तो बड़े प्रेम से मान जाते। गाजीपुर वाले लोग जरा दबंग, प्रश्न करने वाले हैं ना, इस तरीके के, थोड़ा वो दूसरा वाला मॉडल। तो खैर मैंने देखा कि इनको उद्यमिता बढ़ाना। तो आज अगर मैं कलेक्टर बनूं, मैं यही कहूंगा, आज अगर मैं कलेक्टर बनूं गाजीपुर का 48 साल बाद, तो मैं सबसे पहले तो 100% पारदर्शिता कर दूंगा। ये एक एक पैसा जो जहां जा रहा है उसको कंप्यूटर में डाल दो। उसको कंप्यूटर नहीं थे, टेलीफोन भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। दूसरा मैं कहूंगा कि हर प्रोग्राम में लोगों की भागीदारी और उद्यमिता बढ़ा दो। धन्यवाद। आपने अभी एक बात, बहुत बड़ी बात कही कि उस समय जब थे तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है कि आपने स्वरोजगार कैसे विकसित हो, गांव, गरीब किसान, गाय, गोबर, इस पे कैसे काम किया जाए, इस विषय पर आप ध्यान नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं आपसे ये चूक हुई, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। अगर आज आप होते तो गांव, गरीब किसान और स्वरोजगार, गोबर, इन सब का कैसे इंप्लीमेंटेशन कराते अगर आज आप गाजीपुर के डीएम हो जाते? देखिए मैंने जो बोला ना कि अनुभवी लोगों का, मैं ज्ञानी नहीं बोल रहा हूं, हम ज्ञानी वैनी कुछ नहीं है, मैं अनुभवी। और अनुभवी लोगों का काम है कि वही गलतियां बार बार न हो, इसके लिए हैमर करते रहे, बोलते रहे कि बेटा ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, अनुभव देते रहे अपने, और गलती फिर भी होगी तो होगी। आज क्या हो रहा है, इतना पैसा जा रहा है जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, इतने पावर विकेंद्रित हो गए हैं और इतनी सुविधाएं आ गई है, कंप्यूटर, मोबाइल, फटाफट, लेकिन उसका लाभ जो
आम को मिलना चाहिए। गणतंत्र के लिए व्यक्ति सुप्रीम है, वोटर सुप्रीम है, आबादी सुप्रीम, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का, उस वक्त बायोडाइवर्सिटी का इतना महत्व नहीं था। देशी गाय की इतनी बात नहीं होती थी, गौमूत्र की बात नहीं होती थी, पंचगव्य जैविक की बात नहीं हो रही थी। तो हमारा भी उतना अनुभव नहीं था, और न जो सीनियर अफसर थे। उल्टा क्या हो रहा था, जब कमिश्नर या एपीसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन मीटिंग करते थे तो बार बार बोलेंगे, अरे भाई कमल टावरी, तुम्हारे गाजीपुर में यूरिया इतना ही नहीं उठ रहा, पेस्टिसाइड नहीं उठ रहा, देखो पंजाब में देखो पर हेक्टर देखो 100 टन उठ रहा है, इतना मांग हो रही है। तो बार बार ये यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड इनको बेचने के लिए प्रेशराइज करते थे, प्रेशराइज किया जाता था, प्रेरित किया जाता था। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या होता था, ये जो केमिकल कंपनियां थी, यूरिया की कंपनी, पेस्टिसाइड की कंपनी, ये भारत सरकार के माध्यम से साफ सब्सिडी दो, लोन दो, और फिर इन्हीं के माध्यम से बिकवा देती। हमारे वो मद्रास वाले क्या नाम है जो पद्मश्री, जो ग्रीन क्रांति वाले। तो असल में हमने जो लोग नहीं ले रहे थे, बोले भाई हमारा गाय बैल भैंस बकरी ठीक है, हम इसी की खाद से काम करेंगे, जैविक में रहेंगे, भला ही कम उत्पादन हो, तो हमने उनको जबरदस्ती बिगाड़ा है। और इसके लिए हमारा जो प्रशासन तंत्र है, ये जब मैं कमिश्नर बना फैजाबाद का, तो मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया था, क्योंकि मैं विदेश से होकर आया था, थोड़े हालात भी बदल गए थे, थोड़ा मैं भी मैच्योर हो गया था। तो फिर मैंने केमिकल का इतना, मैंने कहा भाई देखो, लोग अगर नहीं चाहते तो जबरदस्ती क्यों करें। और उत्पादकता उनको लगता है मेरा गेहूं 5 ही क्विंटल पैदा हो रहा है, मगर मेरा गेहूं है, मेरा गोबर का है, मेरा जैविक नहीं है, तो उसको करने दो। हम क्यों उसको बोले नहीं तेरे को 15 क्विंटल पैदा करना है, जीएम ले ले, यो ले ले, यूरिया ले ले, ये ले ले। उसके सबके पाप हम आज भुगत रहे, स्वास्थ्य के कारण, जमीन के कारण, पानी के कारण, सारा माहौल जो गड़बड़ा गया है ना, वो हमने जबरदस्ती केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनको घुसेड़ा है। हमारे कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने, हमारे गवर्नमेंट की नीतियों ने, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भैया मार्केटिंग सीखो। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ने अपना बलात्कार किया है, बलात्कार, जमीन का, पानी का, स्वरोजगार का, सोच का, भाव का, भाई का। तो ये मेरा गाजीपुर का जो कलेक्टर उसमें प्रोग्राम चल रहा था, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की एजेंसी। उसमें हम लोग वहां बड़ा भेड़ लाने के लिए बड़ा अध्ययन किया उसमें, क्योंकि पूरा पैसा ग्रांट का था। तो ट्रेनिंग में 6 ब्लॉक में था वो इंटीग्रेटेड, 5 ब्लॉक उत्तरा अपने गाजीपुर के थे, 1 ब्लॉक बलिया का था। वो मुझे इसलिए याद है कि मेरा सर ठोकता था मुझे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रहा है ये न तो मेरे सीनियर को मालूम, न कमिश्नर को मालूम, न एग्रीकल्चर। जो आए वही बोले यूरिया बढ़ाओ, खाद बढ़ाओ, प्रोडक्ट बढ़ाओ। उस वक्त में नहर एक चल रही थी, देवकली नहर। तो एक बड़े अच्छे मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 1-2 बार मुझे किसी के मामले बोला, वो जो मीसा वीसा लगता था ना उसमें भी, मैंने कहा साहब मैं जरा क्रिएटिव आदमी हूँ, ये मीसा बंद करना ये एसपी साहब का काम। तो एसपी साहब को डायरेक्ट बुला के बात करा दिया मैंने, फिर उन्होंने केस वेस बनाया जैसा बनाते कभी कभी पुलिस वाले। तो मेरा पॉइंट ये, अपना ध्यान फोकस था डेवलपमेंट। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो डेवलपमेंट था सरकारी आधारित, सरकारी सोच, सरकारी फंड, सरकारी डिपार्टमेंट, जो बहुत खतरनाक है। जब तक वो पीपल का प्रोग्राम, पीपल का फंड, पीपल की उद्यमिता और हमारा रोल उसमें हो थोड़ा सा अपना, उसको अनेबलर रोल, सहयोगी भाग वाला बड़ा। तो गाजीपुर में फिर एक बहुत बड़ा मर्डरर था वहां पे, मर्डरर। मैं उसको जेल में देखने गया, मेरे पहले से जेल में बंद था वो। और आपको याद होगा 73 में जब से ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है अपना भारतीय दंड विधान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, इनको केवल 107, 117 के पावर रह गए, वो एग्जीक्यूटिव उसके मजिस्ट्रेट वाले, बाकी जितने बड़े बड़े पावर थे। तो जिन लोगों के जल्दी समझ में आ गया, उन्होंने समझ लिया कि भैया ये पावर अभी जुडिशरी में चले गए, उन्होंने फाइलें सब फटाफट निपटा दी। जिन लोगों को लग रहा था कि अरे भाई हमारे पावर कम हो जाएंगे, वो जबरदस्ती फाइलें दबा के, मैं पहला था कि मैंने एज ए ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट भी फाइलें रवाना कर दी कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का है, और एज ए डीएम भी,
फिर वो छोटा मोटा आरमैक और वो 117 116 थोड़ा बहुत ऐसे ये रह गए थे। तो इसका मतलब हुआ कि अब कलेक्टर ने या एसडीएम ने पूरा ध्यान विकास के काम में, और विकास विनाश न हो जाए। तो मेरा गाजीपुर में जब मैं वो जेल में मिलने गया, वो जो क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते हैं कभी ऐसा दिखने गया, इतना बढ़िया काला काला ऐसा वो शेर बहादुर आदमी था, उसके आंखों में एक क्रोध, एक घृणा। तो फिर मैंने उसका अध्ययन किया कि आदमी इतना खूंखार क्यों बना। तो पता चला कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने उसको खूंखार बना दिया था। बहरहाल उसके पॉलिटिकल कनेक्शन वगैरह थे, फिर उसको वो देना पुलिस ने नहीं बोला, मैंने भी अपोज किया कि साहब इसको। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को सुधार का मौका भी देना चाहिए। ये सारी चीजें है ना, एज ए कमिश्नर एज ए सेक्रेटरी नहीं हो सकती, इसलिए डीएम का जो रोल है, हालांकि मैं कलेक्टर तो एक ही जिले में रहा जिसका नाम है गाजीपुर, लेकिन मुझे उसकी यादें, उसके अनुभव वो इतने प्रेरणादायी रहे। और मुझे कभी कभी लगता है कि आज के डीएम्स अपनी समस्याएं शेयर करें, और ये वेबिनार का यूज करना चाहिए। अच्छा डीएम कैसा हो, अच्छा एसडीएम कैसा हो, दूसरों के क्या अनुभव है, केस स्टडी। अगर आज आप हिलत में ऐसे 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 होते तो क्या करते, क्या नहीं करते। फिर हमने पेड़ों पे बहुत जोर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी पेड़ों से नहीं होगा काम होगा जब हम प्राइवेट प्लांटेशन, और प्राइवेट प्लांटेशन भी मिक्स प्लांटेशन, तो उसमें पैसा बहुत अवेलेबल था, लेकिन सोच नहीं थी, धैर्य वाला चल रहा था। फिर मैंने जाके अध्ययन किया कि उसका जो हमने प्रोग्राम बायोगैस के, भेड़ के, सब्जी के डाले थे, ओवर डुप्लीकेशन था, एग्रीकल्चर अलग कर रहा। एक और कहानी में सुनो। आपने आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक आपने कहा कि आपने एक बहुत अच्छा वहां पे काम किया कि जो दलितों और भूमिहारों के बीच में जो विवाद था उसको आपने सिंगल सिंगल करके उस विवाद को खत्म कराया, जो पूर्व के दो डीएम नहीं करा पाए थे। एक आपने अच्छा काम किया। दूसरा आपने ये बताया कि किस तरीके से आपने वहां पे लोगों के लिए काम करने का काम किया, और एक आपने आपसे चूक हुई, आपने बताया कि किस तरीके से गांव गोबर जिसपे आधुनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते रहे, यूरिया को आप बढ़ाते रहे, आपने गोबर पे ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से कंपोस्ट से ऑर्गेनिक खेती पर कुछ काम किया जाए जिससे स्वरोजगार बढ़े, गोबर पे काम किया जाए, गौमूत्र पे काम किया जाए, ताकि जो है गांव में भी रोजगार का सृजन हो सके। इस पे आप ध्यान नहीं दे पाए, आपने इस चीज का आपको पश्चाताप भी है। हमें अब आज के डीएम को इसको लेकर के, आज के जो जिलाधिकारी हैं जिलों में, वहां इन चीजों को लेकर के गांव में रोजगार कैसे फैले, स्वरोजगार कैसे उत्पन्न हो, इसको लेकर के उन्हें क्या आप सलाह देना चाहते हैं अपने अनुभवों से कि उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए। देश तभी स्वाभिमानी स्वावलंबी बन पाएगा और देश में जो स्वरोजगार है गांव में वो उत्पन्न हो पाएगा। आपके हिसाब से कोई प्रपोजल हो तो आज के जिलाधिकारियों को आप देंगे। देखिए, सबसे पहला तो मैं जिलाधिकारी को या अन्य अधिकारी को अनुरोध करूंगा कि एक चीज कभी ना भूले कि हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, मालिक नहीं है। हमको दुर्भाग्य है कि हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो पंचायत का हो, ब्लॉक का हो, जिले का हो, एमएलए का हो, समाज का हो, शैक्षणिक का हो, वह नेतृत्व वाकई नेतृत्व नहीं दे पा रहा है जो एक गणतंत्र के लिए, भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य है। ये दुर्भाग्य है कि ये कंप्यूटर के आने के बाद, मोबाइल्स के बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे, वो जो बहुत गलत है, दुर्भाग्य। तो पहला तो मैं कहूंगा अपना दिमाग हरदम ध्यान में रखिए कि आप सिविल सर्वेंट, जस्ट बिकॉज हमने परीक्षा पास कर ली, कंपटीशन में अच्छे करके मार्क ले लिए, रिजर्वेशन के हो या माइनॉरिटी के हो या जो भी हो, हमने परीक्षा पास करके आगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारा ज्ञान हम में आ गया। अरे भाई, कंपटीशन में तो दुर्भाग्य की बात है। तो पहला आप भूले नहीं। एक दूसरा ये है कि ये भी ना भूले कि लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, वो जी रहे हैं, वो समझ रहे हैं। हम तो आए और चले गए, आए और चले गए। तो इसलिए अपना जड़ से, तीसरा, जिस काम में मार्केटिंग नहीं होगा, और मार्केटिंग जुड़ा है स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, कॉस्ट रिडक्शन, पर्यावरण पूरक, लोगों की भागीदारी वगैरह वगैरह, तो इसलिए प्रोजेक्ट को पारदर्शी ढंग से उनकी भागीदारी से बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी है जो 90% ग्रांट, जैसे एनआरएलएम 100% ग्रांट चल रहा एनआरएलएम में। अभी एसएचजी चले, करोड़ों 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 का पैसा दिया, सब एसएचजी करीब करीब बंद है। क्यों?
हमारा लक्ष्य था पैसा बांटना, आंकड़े पैसा खड़ा करना, कंप्यूटर वो बताना कि कितने सारे एसएचजी बन गए। अबे बाबा नंबर से क्या होगा यार। अब जैसे एक मैंने बताया था पेड़ लगाने वाला कि वो आंकड़े भरे जा रहे हो। मैं आगे बताऊंगा जब मैं 20 सूत्री का सचिव बना भारत सरकार में, तो कैसे ये राज्य सरकार में तो कैसे फर्जी आंकड़े भरवाते गए हम। अब आज मैं उसका दोषी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे उस वक्त इतना नहीं था कि मैंने ये मना करना चाहिए। खैर मना मैं शायद नहीं कर पाता। आप स्वीकारते, आप स्वीकारते तो है कार्यक्रम में, अब आप कम से कम स्वीकारते तो है, लोग तो आप भी नहीं स्वीकारना चाहते हैं। नहीं, स्वीकारने में आनंद आता है इसलिए स्वीकार करते, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि भैया वही काम करो जिसमें आनंद आए। आपको नहीं स्वीकारने में आनंद आता तो बिल्कुल मत स्वीकारो। तो चलता है। मेरे गाजीपुर के 2 पॉइंट में और बोल के फिर बात खत्म करूंगा। एक तो मुझे लगा कि ये जो जैसे भारत सरकार के संगठन है, आर्कियोलॉजी वाला, इरिगेशन वाला, जल निगम, गंगा वाला, गंगा का 22,000 करोड़ गंगा यमुना में जा रहा है। तो हमने एसटीपी, तो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा। कोऑर्डिनेशन का जो सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए था, एक मैं घटना सुना के क्या हुआ, उन दिनों में जल निगम बन रहा था, तो पानी की टंकियां नगर पालिका में लगनी थी। नगर पालिका का उन दिनों प्रशासक था, तो इंजीनियर आया कि बोले साहब वो साइन कर दीजिए। मतलब क्या है, बोले साहब वो कर्जा लेना है, वर्ल्ड बैंक का लोन मिल रहा है कि आप क्या टंकी लगनी है। तो मतलब टंकी का कितना, तो मैंने कहा ये लोन है क्या या ग्रांट है। तो बोले साहब लोन है। तो मैंने कहा लोन है तो फिर लोन में ये वापस कैसे होगा ये बताओ। तो बोले साहब ये वापस नहीं करना। तो बोला क्यों, अबे लोन अगर है तो वापस कैसे नहीं होगा। तो वो उसने रिपोर्ट दे दी कि ये कलेक्टर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रशासन, ये नहीं साइन कर रहे, कि बोल रहे अगर लोन है तो फिर वापस कैसे होगा, और ग्रांट है तो फिर बताओ ग्रांट है। तो वो मुझे लखनऊ से फोन आया, बहुत बढ़िया अफसर थे, आईसीएस के थे वो, मद्रास के अफसर थे, आईसीएस लास्ट वाले। उनका भी कमर ऐसा है, तुम नए नए हो अभी, बोले ये लोन जो देता है वर्ल्ड बैंक वगैरह कभी वापिस नहीं करना पड़ता। तो बोला सर उसको फिर ग्रांट बोल दो, फिर लोन क्यों बोल रहे हैं अपन, वापिस नहीं करना तो लोन क्यों फिर। तो बोले नहीं ऐसा है, ये वर्ल्ड बैंक का बगैर ब्याज का पैसा देते हैं ये, फिर ये एडजस्ट होता रहता है। तो बोला सर कैसा एडजस्ट होता है ये। बोले ऐसा है, आज लोन दे दिया, फिर ये जब ड्यू हो जाएगा तो और बड़ा लोन दे देंगे, तो ये लोन उस लोन में एडजस्ट हो जाएगा। तो बोला सर फिर लोन तो बढ़ता ही जाएगा। अरे भाई तू बोले इतना क्यों चिंता कर रहा है, तो अभी अभी नौकरी शुरू किया है तो उसके साइन कर दे। तो मैंने कहा साहब अब आप बोल रहे तो मैं साइन कर देता हूँ। फिर मैंने लिखा उस फाइल में कि वो सेक्रेटरी साहब का फोन आया था, ये उन्होंने बताया कि लोन तो है मगर ये ग्रांट जैसा है, तो इसलिए ये वापस नहीं करना है, ऐसा बोल रहे थे वो। मैंने लिख के उसको दे दिया। वो इंजीनियर बोला साहब आपने ऐसा कैसा लिख दिया। मतलब गुरु जो बोला ये तो लिखा, कुछ गलत लिखा क्या। ये मैंने बाद में भी लिखा है और मैं बताऊंगा फिर बहादुर जी का, जब मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था मैंने लिख दिया। तो खैर वो ब्रिज हो गया। अब वो 2 साल में दूसरे साल वो फिर ले आया फाइल। तो बोले साहब वो ऐसा है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बोला कि बिजली नहीं है, तो ये जो एक हम पर टंकी लगा रहे हैं एक काफी नहीं होगा, तो 2 टंकी लगनी चाहिए। तो मतलब गुरु पहले एक तो हो जाए। बोले नहीं साहब वो चलता रहता है, काम चलता रहता है। तो मतलब दूसरे में क्या है, बोले वो दूसरी टंकी पहली टंकी को सप्लीमेंट करेगी, कि जब पानी उसमें भर जाएगा तो एक खाली रहेगा एक भरा रहेगा। अब मैंने बोला भैया ऐसा है, मैं अभी 2 साल मेरे हो रहे, मैं जाने वाला हूँ, तो जो नया कलेक्टर आएगा ना उससे ये साइन करवा लेना कि एक टंकी भारी होगी, एक खाली होगी। फिर बाद में मुझे पता चला इतना बड़ा रैकेट है ये, कि वो ठेकेदार लोग एक टंकी से काम नहीं होगा, इसलिए 2-2 टंकी, और वो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा था। तो हमने जो देश का कर्जा बहुत बड़ा है, वो इसलिए भी बड़ा है कि हमने इतना अपव्यय किया है। फिर वो हैंड वो क्या बोलते हैं, हैंडपंप। वो मुझे भी मालूम नहीं था, वो हैंडपंप भी दूसरे 90% बंद पड़े हुए भी। फिर इसी तरह वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला आया था, बेफ का एक। तो आज मुझे लगता है हमने ये नस्ल सुधार के नाम पर, प्रोडक्टिविटी के नाम पर, जो अच्छी खासी अपनी गाय थी बेचारी, उसका नस्ल सुधार करके न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। फिर एक और भी गाजीपुर में एक अच्छा हुआ, मुझे एक कान्हूजी जालान से मुलाकात हुई, जो गाजीपुर बनारस में काम कर रहे थे गंगा तीरी नस्ल पर सुधार का। तो मैं गाजीपुर से गया, उनके यहाँ देखा वगैरह। तो मेरा पॉइंट ये था, एक तरफ देश को डुबाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी, ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, लोन दे रहे हैं, मगर बोल रहे नहीं छूटी है, ग्रांटी है, वापस नहीं करना, ये सब बराबर। तो धर उधर करप्शन बढ़ रहा है, ठेकेदार आ रहे हैं, इंजीनियर 1 के 2, 1 के 2, 2 के 4, 2 के 4, ऐसे इंजीनियर की संख्या बढ़ रही, गाड़ियां बढ़ रही। लेकिन जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, स्वाभिमान था, स्वावलंबन था, पर्यावरण था,
वो बायोडाइवर्सिटी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आज के कलेक्टर को मैं अनुरोध करूंगा, भैया समग्रवाद में आपका बहुत पक्की नौकरी है, नॉर्मली कोई निकाल नहीं पाता है, अच्छी खासी सुविधाएं हैं, तीन तीन गाड़ियां हैं कलेक्टर के पास में, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो मेरा अनुरोध होगा कि थोड़ा सा ये कलेक्टरीपन कम करके थोड़ा सामाजिक परिवर्तन की गति देने वाला, ये बहुत बड़ा रोल होगा। आज भी मैं कल ग्वालियर गया था, अभी की बात कर रहा हूं मैं, कल ग्वालियर में था, तो इतने बड़े बड़े अफसर है, पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन वो अपनी अपनी दुकान अलग अलग ढंग से चला रहे। भ्रष्टाचार का क्या बोला जाए, लोगों की भागीदारी का क्या बोला जाए, तो निराशा बहुत है। मगर मैं आशा ये देख रहा हूं कि कंप्यूटर के आने के बाद ये जो नई पीढ़ी आई है, जवान लोग जो आज 25-30 साल के हैं, लड़के, ये इतना जोरों से काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आपके जैसे लोग जब एक नए नए विषय लेंगे, नए नए उसको दिशा देंगे, हमारे जैसे लोगों का अच्छा काम, बुरा काम, अच्छा अभी आज पीछे मुड़ के देखेंगे क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज दो सवाल हम और आपसे पूछ लेना चाहते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। इस दौरान जब गाजीपुर में आप डीएम रहे तो उस दौरान कोई पॉलिटिकल दबाव आपके ऊपर आया, पहली चीज। और दूसरा चीज है, कुछ पैसे वैसे लेकर के कोई आया, कभी कोई पैसे वैसे लिया किसी से घूस के नाम पे? अरे पैसा वैसा तो गाजीपुर ही नहीं, सही बताइएगा। कोई आए कापाट में नहीं आया, भारत सरकार में नहीं आया, केवीआईसी में नहीं आया, क्योंकि आपका रेपुटेशन बोलता है, वो आपके जाने के पहले ही बोल देता है रेपुटेशन कि फालतू का टाइम वेस्ट मत करना, तो वो पहले ही नहीं आता है। तो दूसरे का सवाल का हो गया। जहां तक दबाव की बात रही, देखिए दबाव प्रजातंत्र में आएगा ही आएगा, प्रजातंत्र है तो लोग लेंगे। फिर इसका उत्तर यह है कि वो दबाव न ले आए, इसके लिए आप खुद ही दबाव को पचा लो, आप खुद ही अपने दरवाजे खुले रखो, आप खुद ही मामलों को निपटाते जाओ। तो आदमी क्यों जाता है एमएलए या एमपी या विधायक या नेता के पास या ठेकेदार के पास, जब कोई सुनता नहीं है, जब आप सुनेंगे नहीं। और ये बात सही भी है कि हमारी व्यवस्था में जितना डायरेक्ट हम खुला रखेंगे दरवाजा, मोबाइल में काम करो, आईटी में काम करो, डिजिटल में करो, व्हाट्सएप में करो, तो लोग क्यों जाएंगे। तो ये मध्यस्थी वाला जो काम है, दलाली वाला, और फिर दलाल को भी कुछ काम दे दो। मैं आगे आऊंगा, जब ट्रांसपोर्ट में आऊंगा मैं, तो ट्रांसपोर्ट में जो दलाल बैठते थे, हमने कैसे उनको एकोमोडेट किया। तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। और कोई भी दलाली करना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ही अगर ऐसे हो तो दलाली चलती है। तो मेरा अनुरोध ये है कि इस पे समग्र चिंतन करना चाहिए, और सबसे अनुरोध कीजिए कि आपके अच्छे बुरे जो हुए नहीं हुए उस पर जरा प्रकाश डालिए, और अल्टीमेटली मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। तो सुरेश जी, मेरी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर कमल टावरी जी, जिन्होंने गाजीपुर में जिलाधिकारी रहते हुए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जब आप जिलाधिकारी रहे, उस दौरान आपने क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें देखी और कौन से सुधार किए, क्या भूल हुई, क्या पश्चाताप हुआ, उन सब चीजों को साझा किया हमसे, और साथ ही बयां किया, बताया कि कैसे आज के जिलाधिकारियों को उस दिशा में काम करना चाहिए ताकि देश का विकास हो, जिले का विकास हो। आगे का आपका सफर हम अगले अंक में जरूर साझा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें समग्र चेतना। नमस्कार। धन्यवाद।